नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा जो अक्टूबर के महीने में पीसीएस प्री 2020 का एग्ज़ाम प्रस्तावित है, उसके सामान्य अध्ययन का जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है, जिसको हम सी सेट नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में। तो इससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पेपर जीएस का जो होता है उसको हम सी सेट नाम से भी जानते हैं। इसमें हम जानते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो 33%। कितना होता है? 33% मिनिमम हमें पास होने के लिए लेकर आना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें 60-70% स्कोर करें। इतनी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 33% हमें पास होने के लिए चाहिए, ताकि हमारे जो जीएस का पहला पेपर है वो जो है काउंट हो सके। क्योंकि अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर उसमें आपके कितने भी अच्छे नंबर आए हों उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, अब इसमें हम 2019 में अगर देखें, 2019 का जो पेपर था उसमें सी सेट में पूछा क्या क्या जाता है। तो आप जानते हैं कि सी सेट में जनरल हिंदी, ठीक है, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको एनालाइज करना होता है। ठीक है, मैथ में एलिमेंट्री मैथ आती है, ठीक है, ये 10th लेवल तक का होता है। ठीक है, हाई स्कूल 10th, जैसे कि आरओ में जो हिंदी आई थी लगभग वही लेवल रहता है। जनरल हिंदी, जनरल कुछ अंतर आ जाता है, चूंकि ये पीसीएस का एग्ज़ाम है तो कुछ उसमें लेवल में अंतर होता है। मैथ में क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10 तक की होती है। इसमें आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रा से पूछ लेते हैं, ज्योमेट्री, ठीक है, अर्थमेटिक, तो ये बेसिक 10th लेवल तक की एलिमेंट्री मैथ पूछी जाती है। रीजनिंग, ये एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग अलग होती है, और एक रीजनिंग जिसमें हम वर्बल रीजनिंग होती है, जैसे आपके डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, रिलेशंस बेस्ड, तो ये जनरल रीजनिंग भी पूछ लेते हैं। और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग तो पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है इसमें। ठीक है, तो अब बचे हुए दिनों में मैं आपको ये जो एलिमेंट्री मैथ है, ठीक है, एलिमेंट्री मैथ, इसमें पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न और रीजनिंग के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न को हम देखेंगे। इनसे मिलाकर 2019 में यदि हम देखें तो ये जो एलिमेंट्री मैथ है इससे लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, रीजनिंग में लगभग 18 से 20 प्रश्न, कितने? 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो लगभग 30-32 प्रश्न इन दोनों से पूछे गए थे। एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग को अगर हम छोड़ दें, उसके अतिरिक्त जो रीजनिंग है उससे 18 से 20 क्वेश्चन थे। तो हमें इसकी तैयारी अच्छी करेंगे हम, तो हम आसानी से नंबर ला सकते हैं, बहुत आसानी से। अदरवाइज अगर आपका ये टॉपिक तैयार नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं है आपकी, प्रश्नों की मैथ तैयार नहीं है, सही से रीजनिंग नहीं है, तो फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी,
इनमें ही बाकी बचे हुए जो 60-70 क्वेश्चन हैं उसमें फिर आपको मिनिमम 33% लाना होगा। तो आप सीसेट को सीरियसली तैयार कीजिए, अभी से आज से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। दिन में यदि आप 1 से 2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे भी दे देते हैं इनको, रीजनिंग को, और थोड़ा बेसिक जो मैथ होती है, अर्थमेटिक है या अलजेब्रा है, तो आप आसानी से फिर हिंदी इंग्लिश सबको मिलाकर 33% एटलीस्ट लेकर आ सकते हैं। और जितने ज़्यादा नंबर ले आएँ तो फिर अच्छा है, लेकिन मिनिमम 33% हमें चाहिए। ठीक है। तो एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर मैं आपको रीजनिंग और मैथ के क्लास यहाँ करवाऊंगा ताकि आप आसानी से सीसेट में स्कोर अच्छा कर सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने IBPS का फॉर्म भरा हुआ है वो भी इन वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यही टॉपिक्स रीजनिंग के, मैथ के, IPPS क्लर्क में, PO में लगभग यही टॉपिक वहाँ पर भी हैं। ठीक है। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 सीसेट। ठीक है। तो हम इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं मैथ में क्या पूछा गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इस लेन देन में सत्य है। ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 25% प्रॉफिट, 25% लॉस, 20% प्रॉफिट, या ऑप्शन डी 20% लॉस।
ये प्रॉफिट लॉस से प्रश्न है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, केवल कमीजों की शर्ट की संख्या दी हुई है। जो कमीज हैं, शर्ट हैं 10 कमीज और 8 कमीज, तो ये इनकी संख्या दी हुई है केवल, और कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें निकालना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितने परसेंट हुआ, ABCD में से कौन सा सही है। तो देखिए 10 कमीजों का क्रय मूल्य, यानी 10 कमीजें हमने जितने रुपए में हमने 10 शर्ट खरीदी हैं, वो वैल्यू उतने रुपए बराबर हैं उनमें से 8 जो शर्ट हैं उनके सेलिंग प्राइस के, उनको बेचने पर जो रुपए मिलते हैं तो उतने के बराबर हैं ये। तो इसका मतलब जो 2 शर्ट रह जाती हैं, फिर भी 2 शर्ट बच गई, वो उनका जो विक्रय मूल्य होगा, उनका जो सेलिंग प्राइस होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा, एज अ प्रॉफिट हम पे बच गया। अर्थात प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 10 कमीजों का क्रय मूल्य बराबर 8 कमीजों का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए प्रश्न को करने के एक से अधिक तरीके भी हो सकते हैं, मेथड, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लंबे मेथड से करें। आपको अगर शॉर्ट मेथड आता है, कोई ट्रिक आती है आपको, तो आप उसी से कर लें तो आपका समय बच जाएगा, आप अन्य प्रश्नों के लिए अपना समय दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिक लगाएंगे आप। 10 कमीजों का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, वो 8 कमीज, यानी 10 कमीजों 10 शर्ट को खरीदने पर, कमीजों को खरीदने पर खरीदते हैं हम, तो जो उसके रुपए होते हैं वो 8 कमीजों को बेचने पर जो रुपए मिलते हैं उसके बराबर है। इसका मतलब कितनी, 2 शर्ट और रहेंगी, 10 शर्टें हैं टोटल, 8 कमीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है इनका क्रय मूल्य, अर्थात जो 2 शर्ट हो गई वो बची। तो इसका मतलब कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो 2 कमीजें जो बच गई, लाभ जो हो रहा है हमें वो हो रहा है 10 - 8 = 2। 2 शर्ट या कमीज, जो भी आप लिखें, प्रश्न में कमीज शब्द का प्रयोग हुआ है तो कमीज लिख देंगे। 2 कमीजों का जो है वो विक्रय मूल्य जो है वो हमारा क्या हुआ, एज अ प्रॉफिट हुआ। तो लाभ परसेंट अगर हम निकालना चाहें तो लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2 बटा, अब कितने का, 2 कमीजों का विक्रय मूल्य, 8 कमीजों का विक्रय मूल्य 10 के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी कि 2 जो हमारा बच गई शर्ट, वो 8 का कितना परसेंट है, 8 शर्ट का 25% हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, ये लाभ परसेंट हो गया, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी शर्ट की कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, या एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस नहीं दिया था, केवल ये संख्या दी हुई थी। तो इसलिए इसको इस तरीके से निकालेंगे हम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमाकर पूछ लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके पीछे उसका मीनिंग क्या है, उसको ध्यान से समझना जरूरी है। अगला जो प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में मैथ में, वो प्रश्न है, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य
दो भुजाओं अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से योग से 4 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। ऑप्शन में एरिया दिया हुआ है, हमें बताना है कितना होगा एरिया। टू रूट 3 सेंटीमीटर, 4 रूट 3 सेंटीमीटर, 2 रूट 2 और 4 रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज है किस प्रकार का। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, किस तरह का है तो हम देखते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। क्या कह रहा है? प्रत्येक भुजा अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि तीनों भुजाएं लगता है कि बराबर होंगी उसकी। ठीक है, अर्थात ये कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, यदि ये चीज आप समझ गए कि अगर त्रिभुज है और एक भुजा की लंबाई अन्य, सपोज इसकी लंबाई इन दोनों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, फिर इसकी लंबाई भी इन दोनों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, और इसी तरह ये, तो इसका मतलब कि 4-4 सेंटीमीटर हर बार दोनों के योग से कम होगी, तो वो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब मान लीजिए ये x है, ठीक है, कितनी है ये वाली भुजा, कोई भी भुजा एक मान लीजिए x है, ठीक है, वो अन्य दो के योग से कितनी है? 4 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि उसमें अगर हम 4 जोड़ दें तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई हमें मिल जाएगी। ठीक है, यदि त्रिभुज, यहां पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार ये मान लिया हमने कि समबाहु त्रिभुज ही है, क्योंकि ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं के लंबाई के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। अब ये x x हो गई तीनों साइड, यानी किन्हीं कोई सी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा इन दोनों को अगर आप जोड़ें, सपोज इसकी लंबाई इन दोनों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब इन दोनों का योग बराबर x + 4, इसमें 4 सेंटीमीटर हम जोड़ दें। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, x + x - 4 = x, यानी कि एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं के योग से 4 सेंटीमीटर कम हो गई। 4 को हमने इधर ले लिया, ये माइनस का था, यहाँ प्लस का हो गया, तो x + 4 = x + x। अब हमें निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3/4 a² या x², जो भी आप भुजा मान लें, ये भुजा का वर्ग होता है, ये होता है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए x और x कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, यानी 4 सेंटीमीटर क्या हो गई उसकी भुजा की लंबाई हो गई। समबाहु त्रिभुज, तो तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी 4। अब इसको हम यहां पर वैल्यू को रख देंगे, तो क्षेत्रफल बराबर √3/4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 16, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया 4√3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, स्क्वायर सेंटीमीटर में क्षेत्रफल। तो इस तरह से प्रश्न को घुमाकर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे यदि। बेसिक हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए एक तो। ठीक है, ब्याज के जो चैप्टर है, इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, परसेंटेज के फॉर्मूले, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले, इंटरेस्ट के फॉर्मूले, और ट्रेन का जो चैप्टर होता है ट्रेन का, उससे संबंधित फॉर्मूले। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, सर्किल, इनका जो एरिया होता है उसके फॉर्मूले, और जहाँ पर वॉल्यूम निकाला जाता है क्यूब, क्यूबॉइड, ये सभी फॉर्मूले हमें आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इनसे संबंधित ही प्रश्न जो है एलिमेंट्री मैथ में CSET में पूछे जाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एक प्रश्न ये पूछा गया था LCM HCF से। ठीक है, दो संख्याओं का LCM व HCF क्रमशः 144 और 12 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 432। देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसमें एक सिंपल फार्मूला है, वो आपको याद रखना होगा और याद होगा आप में से कई विद्यार्थियों को। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM कितना है 144, HCF 12, एक संख्या 36, दूसरी हमें निकालना है कितनी है। तो 12 से चाहे तो यहीं से डिवाइड कर दिए, 12 3 36, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो दूसरी संख्या हो गई 48। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। तो इस तरह आपको बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए, लगभग जो भी इम्पोर्टेंट
टॉपिक्स हैं मैथ के अंतर्गत, उनके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ट्रेन से संबंधित प्रश्न जो आते हैं, HCF LCM, इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दोनों, ठीक है, टाइम एंड वर्क और परसेंटेज के फॉर्मूले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं, और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियो में हम नए प्रश्न देखेंगे जो टॉपिक्स हैं CSET में पूछे जा सकते हैं, जिनसे पूछे जाते हैं प्रश्न, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।